आ गए भाई वापस। अच्छा भाई, आज हमने इंटीग्रेशन तो इतनी नहीं करनी, मेरा ख्याल है करेंगे ही नहीं। आ, उसमें इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बेसिकली करनी है, जिस वजह से ये फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, कल जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है? इट्स एरिया अंडर कर्व। इसका डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है ना कि इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। यानी जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो बेसिकली तुम स्लोप कैलकुलेट कर रहे होते हो किसी टेंजेंट लाइन की। तो उसी तरह से जब तुम इंटीग्रेशन करते हो तो तुम एरिया निकाल रहे होते हो, एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हो। यानी इंटीग्रेशन हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अब ये कैसे करती है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हमने करनी है, लेकिन इससे पहले सिग्मा नोटेशन करनी पड़ेगी कि सिग्मा क्या होता है। ठीक है, सिग्मा को कहते हैं समेशन। इसको लिख के करना बड़ा मुश्किल है, मैं साथ साथ करता हूँ, फिर बताओ कि कहाँ तक बात बनती है। सिग्मा का ये निशान होता है, ठीक है, और इसको समेशन पढ़ते हैं कि ये समेशन है। अब समेशन का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें, कुछ नंबर्स जो हैं वो जमा हो रहे होते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये जहाँ पे भी चीज़ें जमा हो रही होती हैं, दिस इज कॉल्ड अ समेशन। अब अगर मैं तुम्हें इस तरह की समेशन लिख के दूं, तो समेशन का हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये 1 से लेकर 5 तक जा रही है समेशन, और समेशन करनी किसकी है? के स्क्वायर की। यानी इसको अगर तुम खोल के लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू, पहले 1 पकड़ के सब्स्टिट्यूट करोगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, तो वो हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस, फिर अगली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे विच इज 2, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, सो ऑन। लगी समझ बात की? ये समेशन होती है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से आगे आप एंडिंग पॉइंट तक चलते हो और बस वैल्यूज दरमियान में सब्स्टिट्यूट करते जाते हो। एंड पे समेशन का एक आंसर आता है, सारे को आप जमा करके कैलकुलेट करते हो, जो भी आंसर आता है वो आपकी समेशन का एंड पे आंसर कंसिडर होता है। तो वंस अगेन समेशन का निशान ये है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है के इक्वल टू 1, और एक एंडिंग पॉइंट होता है जो ऊपर लिखा होता है के इक्वल टू 5। करना सिंपली ये होता है कि ये वैल्यू, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है 1, उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, के स्क्वायर लिखा हुआ है, के स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर अगली वैल्यू, फिर उससे अगली वैल्यू, फिर उससे अगली वैल्यू, जब तक आप एंड तक नहीं पहुंचते। तो ये समेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक खुद करना चाहो तो एक समेशन ज़रा सॉल्व करो और बताओ कि क्या आता है। तो मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ और 3 तक जाता हूँ। ठीक है, और मेरी समेशन है 2a-1। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो आपने करना क्या है कि आपने पहले पहली वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या आएगा? जब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। खत्म हो गया, प्लस लगाओ, क्योंकि समेशन मींस सम, प्लस करना। अच्छा, अब अगली वैल्यू डालो 2, 1 हो गया ना, अब 2 डालो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, तो अब ये 3 आ गया। ये भी खत्म हो गई, आगे चलो। अब लास्ट वैल्यू डालो जो 3 है, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 इज 5, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, तो इस समेशन का मेरे आंसर आता है 9। सिंपल। तो समेशन ये होती है बेसिकली कि एक खास नंबर से लेके खास नंबर तक आपने जमा करना होता है। सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं। अगर मैं 2k की समेशन यूज़ कर रहा हूँ,
तो इसका क्या मतलब है कि पहली वैल्यू क्या होगी, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहली वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर अगली वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 2 4, फिर 3 करोगे तो 6, फिर 4 करोगे तो 8, फिर 5 करोगे तो 10। ठीक है, तो एंड पे इसका जो भी आंसर निकल आता है। अच्छा, कुछ समेशंस ऑल्टरनेटिंग होती हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, इतनी भी मुश्किल नहीं, खुद ही करते हैं तो समझ आएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इस समेशन को खोलना है, ठीक है, इस समेशन को अगर खोलोगे तो ये क्या बनेगा। सबसे पहले अब ये जीरो से स्टार्ट होती है तो आप जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे, तो -1 की पावर जीरो तो 1 हो गया ना, किसी भी चीज की पावर जीरो जो है वो 1 होता है, तो ये खत्म हो गया। जीरो को सब्स्टिट्यूट करो इधर, तो 0 + 1 खाली 1 आ गया। अब जरा 1 सब्स्टिट्यूट करो, जीरो तो हम कर चुके हैं ना पहली वैल्यू, अब 1 करो, क्या आएगा, तो 2 1s are 2 + 1 3 हो गया, और -1 की पावर 1 क्या होएगी, वो -1 होएगी, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा -3। अब 2 सब्स्टिट्यूट करो, जब 2 करोगे तो ये स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2s are 4 + 1 5, तो ये 5 आ जाएगा। ये रखो, 3 2s are 6 + 1 7 हो गया, लेकिन जब यहाँ पे 3 रखोगे तो ये साइन माइनस रहेगा ना, -1 की पावर 3 इज -1, तो ये आ जाएगा -7। इसी तरह से 4 रखोगे तो 4 2s are 8 + 1 9 हो जाएगा, और आखिरी जब 5 रखोगे तो वो -11 हो जाएगा, और एंड पे सारे को जमा करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा कि समेशन का ये आंसर आता है। तो समेशन इस तरह से चलती हैं, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, जो वैल्यूज़ हैं, जो एक्सप्रेशन है, उठा के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, प्लस का निशान लगाओ, आगे चले जाओ। अब यहाँ पे प्लस का निशान नहीं है, यहाँ पे माइनस का निशान है, तो वो आपको समझ आना चाहिए कि क्यों है, कि जब k की वैल्यू 1 होती है तो इस एक्सप्रेशन का आंसर माइनस में आता है ना, तो इसलिए वो माइनस है, वरना होना प्लस ही चाहिए। अच्छा जी, हाँ ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्या आंसर होएगा, तो ये i इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1, तो मैं सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अब सब्स्टिट्यूट कहाँ करूँ, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, i है ही कोई नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 2 आंसर 2 ही आता है। अच्छा, जब i की वैल्यू अगली आ जाएगी, i की वैल्यू 2 आ जाएगी, अब जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो अब क्या होएगा, अभी भी i नहीं है तो अब भी 2 ही आएगा, तो ये 2 ही 5 दफ़ा ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन में वो है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है। समझ गए ना बात को, इधर तो k था तो हमने k के अंदर रख दी चीजें, इधर a था तो हमने a के अंदर चीजें रख दी, अब इधर तो i है ही नहीं, तो सिंपली ये जो भी लिखा हुआ है वही चीज बस ऐड होती जाती है। आ, इसके कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स ये होते हैं कि जिस तरह इंटीग्रेशन में नहीं करते कि अगर एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है समेशन के अंदर तो वो कांस्टेंट तुम बाहर निकाल सकते हो, यानी वो c बाहर आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एक्सप्रेशन में प्लस हुआ हुआ है तो तुम तोड़ सकते हो समेशन को, यानी ये समेशन अलग कर सकते हो, ये समेशन अलग कर सकते हो, और सिमिलरली विद माइनस। तो बिल्कुल जिस तरह से इंटीग्रेशन के रूल्स चलते हैं उसी तरीके से ये चलेगा। और आखिरी बात जो आपको बार बार आपसे पूछी जाती है वो ये है कि मैं आपको कहता हूँ कि k इक्वल टू 1 to 100, और अंदर हम रख देते हैं k स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व करोगे। समेशन है k गोज फ्रॉम 1 to 100 और अंदर है k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर की समेशन करनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो,
तो 100 तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी, ये फिर जाके लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन जाके कहीं सॉल्व होएगा। तो हो तो सकता है, मुश्किल नहीं है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 100 स्क्वायर। तो पॉसिबल तो है, लेकिन वो मतलब ज़ाहिर बात है तुम्हें समझ आ जाएगी कि काम कितना लंबा है और कितना मतलब मुश्किल होएगा। कर तो सकते हो, लेकिन वो मतलब टू मच काम बहुत ज़्यादा लंबा होएगा। इनको हम सॉल्व करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो लाज़मी याद करनी है, और ये हैं इस तरह से कि अगर मैं k की समेशन कर रहा हूँ फ्रॉम 1 टू n, अब n कुछ भी हो सकता है, n 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये करना तो यही है, आपको समझ तो आ गई है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से करना है। लेकिन हाथ से करने की बजाय आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो कि इसका आंसर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा, इसी तरह से अगर के स्क्वायर को करना है तो अगेन बजाय इसके कि हाथ से करो, हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं ये वाला, और ये हमारा आंसर होता है। और इसी तरह से के क्यूब का है। अब इसको देखते हुए एक एग्जाम्पल कम से कम सॉल्व करो ये वाला, और देखो कि आपको समझ आती है कि ये कैसे करना है। ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में यार, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा आती है, इनको इस्तेमाल करना। अच्छा भाई, ये समेशन दी हुई है, 1 से 30 तक जाना है। तो अगेन एक तो तरीका वही है कि हम पहले 1 सब्स्टिट्यूट करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें, तो वो लंबा बहुत पड़ता है, ज़ाहिर बात है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो समेशन तो यही चल रही है, समेशन यही चल रहा है, और इसको खोल लें, विच मीन्स कि इसको ब्रैकेट्स को खोल लें। तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस के। ठीक है, मैंने सिर्फ सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स खोले हैं। ठीक है, के स्क्वायर प्लस के आ जाएगा। अब फिर इसको अगर हम तोड़ लें, तोड़ेंगे कैसे कि हम इसकी दो समेशंस बना लेंगे। अब के स्क्वायर की अलहदा बना लेंगे और के की अलहदा बना लेंगे। यानी हम कहते हैं कि अब हम के स्क्वायर को अलहदा सॉल्व कर लें, प्लस, और दूसरी समेशन को हम अलहदा सॉल्व कर लें। दूसरी समेशन क्या होगी, वो सिर्फ के होगी। पहले बड़ी बात कि हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने पहले उसको सिंप्लीफाई किया, खोल दिया, और अब हमने, क्योंकि ये प्लस का निशान लगा हुआ है, इस प्लस के निशान पे हम समेशन को तोड़ सकते हैं। के स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, के अलहदा हो जाएगा। अच्छा, अब ये काफ़ी आसान है। अगर खाली के स्क्वायर को सॉल्व करना हो, के स्क्वायर की समेशन को, तो वो हमें फॉर्मूला याद है कि के स्क्वायर की समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उससे सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ तुम रह गई हो, रखी है। तो के स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, जरा जरा लगाओ, जरा कैसे लगाते हो, ट्राई तो करो। समझो कि ये फॉर्मूला आपको गिवन है, अब आपने ये इस्तेमाल करना है, ये फाइंड करना है बेसिकली। भाई आपके पास ये समेशन मौजूद है ना, ये के स्क्वायर की समेशन है, ठीक है। अब इसमें के 1 है और एन की वैल्यू, ये जो ऊपर एन पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे वैल्यू 30 है। तो सिंपली करना ये है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बस। 30 मल्टीप्लाई बाय 31, क्योंकि n प्लस 1 31 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, 61। तो आई थिंक ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई, सॉरी, 30 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 61, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे 30 रखोगे तो 30 टाइम्स 2 इज 60 और प्लस 1 इज 61, और ये सारा डिवाइड हो जाएगा 6 के ऊपर। समझ आई बात की?
फिर ये 9455 है क्या? आंसर, टोटल आंसर। अच्छा अच्छा, आंसर आंसर छोड़ो, आंसर बाद में निकालना। अब के वाला करो जरा खुद ही। ये के की ये हमने पहले समेशन कर ली ना, अब ये के वाली समेशन करो जरा। के वाली समेशन का आंसर क्या आता है? एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू। तो एन 30 है, 30 इंटू एन प्लस वन यानी 31 21 डिवाइडेड बाय 2। 2, और बस इस सारे को सॉल्व करोगे और ये आपका आंसर होएगा। ये क्वेश्चंस काफी आसान हैं, लेकिन ये आते हैं एमसीक्यूज में काफी ज्यादा समेशंस के, तो ये क्लियर होने चाहिए। करना क्या है बेसिकली, ये 3 फार्मूलाज आपको याद करने हैं। एज लॉन्ग एज आपको ये याद है, मेरे ख्याल में आप किसी किस्म की चीज़ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल एक ही है बुक में, बहरहाल चलो चलेगा। अच्छा, अब हमने ये सारा कुछ किया क्यों है, हमने ये समेशन पढ़ी क्यों है? वो इसलिए पढ़ी है कि मैं वापस इस बात की तरफ जाता हूँ कि इंटीग्रेशन एक्चुअली होती क्या है। इंटीग्रेशन एक्चुअली होती है एरिया अंडर। तो हमने ये वाली अप्रोच लगानी है जिस वजह से हमने ये काम किया है। अच्छा, ये वाला जरा पार्ट अजीब सा है और समझ भी जरा कम ही आता है, लेकिन चाहिए है तो मैं करूंगा जरूर। बात ये हो रही है कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो, या छोड़ो इंटीग्रेशन को इस वक्त, बात ये हो रही है कि आपके पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स, और उसके नीचे कुछ एरिया है, ये जो सारा हाईलाइट हुआ हुआ एरिया है। आपको कहा गया है कि ये एरिया फाइंड करो। अब आपने बचपन से मैथ ऐसे पढ़ी है कि अगर ट्राइंगल है तो उसके एरिया का फॉर्मूला है, अगर रेक्टेंगल है तो उसके एरिया का फॉर्मूला है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक मतलब इसकी जो शेप ही अजीब सी बनती है ना, ये तो कर्व के साथ शेप बनती है। तो इसका एरिया फाइंड करना आपको नहीं आता, ठीक है। जो अप्रोच की जाती है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, वो ये है कि इसको आप तोड़ देते हो बहुत सारी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में। जैसे समझो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है जो हमने फाइंड करना है। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक। इसको आप तोड़ देते हो इक्वल इंटरवल्स में, कोई भी इक्वल साइज के इंटरवल्स बना लो। अच्छा, अब उन इंटरवल्स पे ये लाइनें खींच लो। अब तुम्हारे पास ये अलग अलग हिस्से बन गए, ये एक अलग हिस्सा बन गया, ये एक अलग हिस्सा बन गया, ये एक अलग हिस्सा बन गया। कॉन्सेप्ट ये है कि ये तकरीबन रेक्टेंगल्स हैं। अगर तुम ये सिर्फ पहले वाला देखोगे तो ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल तो नहीं है, मतलब ये दोनों चीजें जरा इकट्ठी देखो। अब मुझे पता है कि ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल तो नहीं है, लेकिन ये तकरीबन रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको ऐसे रेक्टेंगल बना दूं तो तकरीबन ये रेक्टेंगल बन जाता है। तो वंस अगेन जो एरिया फाइंड करना है उसको आप तोड़ते हो इक्वल साइज के रेक्टेंगल्स में, फिर आपके पास ये तस्वीर बन जाती है। अच्छा, अब इन सारी रेक्टेंगल्स का एरिया आपको निकालना आता है, वो आप निकाल सकते हो। उनको ऐड करके आप कहोगे कि यार मैंने ये तकरीबन ये सारा एरिया फाइंड कर लिया। क्या ये 100% एक्यूरेट होएगा? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ एरर होएगा। अब वो एरर कम से कम कैसे हो सकता है, मतलब एरर तो उसमें आना ही आना है। मेरा सवाल ये है कि वो उस एरर को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, कम से कम कैसे छोटे कर छोटे सकते रेक्टेंगल बना के। हो। रेक्टेंगल जितना छोटा होएगा उतना तुम्हारा रिजल्ट एक्यूरेट होएगा। अब अगर इसने ये दिखाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये इस तस्वीर में दिखाया हुआ है, ठीक है। वो कहता है कि अगर रेक्टेंगल बड़े रखोगे तो तुम्हारे पास एरर ज्यादा आएगा, तुम्हारी तुम्हारी ज्यादा एरिया बाहर जा रहा होगा। लेकिन अगर तुम रेक्टेंगल का साइज बहुत ही छोटा कर दोगे तब तुम्हारे पास एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, हमने निकालना था ए से बी तक, याद रहे। तो हमने ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बना दिए। इस एक रेक्टेंगल का साइज डेल्टा एक्स ले लो। मैं इसको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं करना चाहता, मैं इसको तो यही वाली तस्वीर इस्तेमाल करते हैं, यही सबसे आसान है। तो जी, इस एक जो रेक्टेंगल का जो वो है ना, वो उसको डेल्टा एक्स कह लो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि द इंटरवल ए बी, ए से बी तक जाना था ना, इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स।
each part is delta x, कैसे डेल्टा एक्स ही लिखना है। ये जो मतलब ए से बी तक जो था उसको आपने इक्वल साइज के रेक्टेंगल्स में तोड़ लिया, अब एक हिस्से को डेल्टा एक्स कह दिया, ठीक है, यानी जो इसकी एक की चौड़ाई है वो डेल्टा एक्स है, तो जाहिर बात है सबकी चौड़ाई डेल्टा एक्स ही होगी, और डेल्टा एक्स बजाते खुद क्या होएगा, बी माइनस ए ओवर एन। अगर कैलकुलेट करना चाहो, मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है, लेकिन अगर करना चाहो, इंटरवल था ना ए से बी तक, तो टोटल बी माइनस ए हुआ, तो उसको एन हिस्सों में तोड़ा है, तो एक हिस्से का साइज क्या हुआ, बी माइनस ए ओवर एन, ये डेल्टा एक्स। अच्छा, अब एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होएगा, एरिया ऑफ एनी वन ना को आप कहो कि हाँ एनी वन रेक्टेंगल, एथ रेक्टेंगल वैसे कहते हैं, एरिया ऑफ एथ रेक्टेंगल। हाँ जी, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है। कोई भी एक रेक्टेंगल उठा लो, जैसे ये यहाँ पे कोई भी एक रैंडम रेक्टेंगल ये वाला उठा लो, तो इसकी जो लेंथ होएगी वो तो हमें पता है कि डेल्टा एक्स है, क्या ख्याल है, और इसकी जो विड्थ है, सॉरी जो हाइट है, वो क्या होएगी, ये एफ ऑफ एक्स है। इट डिपेंड्स ऑन के वो उसकी हाइट, मतलब हाइट का हमें नहीं पता, वो मतलब वो एफ ऑफ एक्स है, भाई ये कर्व एफ ऑफ एक्स चल रहा है ना, तो कोई भी रेक्टेंगल उठाओगे तो उसकी विड्थ तो तुम्हें पता चल गई, ये डेल्टा एक्स चल रही है, लेकिन ये जो हाइट है वो डिपेंड करता है कि कर्व किधर है, तो वो हाइट बजाते खुद एफ ऑफ एक्स होएगी। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल का एरिया आया, क्या आया, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगल्स हैं, तो इन सब का एरिया कैलकुलेट करना है और उस सारे एरिया को एंड पे समेशन करनी है, फिर के गोज फ्रॉम 1 टू n, यानी n टोटल रेक्टेंगल्स थी, तो के 1 से n तक जाता है, और ये सारी रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करता है। और अभी मैंने आपसे पूछा है कि ये आंसर एक्यूरेट कब होएगा, तो आपने कहा है जब रेक्टेंगल्स छोटी छोटी होएगी। इस बात को कहने का एक और तरीका ये है कि जब n बहुत बड़ा होएगा, n क्या है, n है कि कितनी रेक्टेंगल्स बनाई हैं, तो जितना n बढ़ेगा, जितनी ज्यादा रेक्टेंगल्स बनाओगे उतनी हर रेक्टेंगल छोटी होएगी ना, तो बेसिकली इस सारे को आपको डालना पड़ता है लिमिट में एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अगर मैं ये वैसे आपको दिखा दूं तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये स्टार्ट ऐसे होता है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल का एरिया आया, फिर मैंने तमाम रेक्टेंगल्स ऐड की, और फिर मैंने उसकी लिमिट ले ली सच दैट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, विच मींस के जब रेक्टेंगल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, अब जरा इसको प्रॉपरली देखो, उसने एक रेक्टेंगल पकड़ा, उसकी जो विड्थ है ये, वो तो डेल्टा एक्स है, वो तो आसान है, वो तो डेल्टा एक्स है। अब जो उसकी हाइट है वो एफ ऑफ एक्स है, हमें नहीं पता उसकी हाइट क्या है, वो कर्व के ऊपर डिपेंड करता है, तो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल होएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन अब पॉइंट ये है कि आपने ऐसी तमाम रेक्टेंगल्स जमा करनी है, तो आपने एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स की तमाम रेक्टेंगल्स ऐसी जमा करनी है, और एंड इसका ये है कि वो लिमिट में करनी है, लिमिट एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी में करनी है। अगर तो बिल्कुल समझ नहीं आई तो छोड़ दो, अगर समझ आई है और कुछ पूछना चाहते हो जरूर पूछो। याद रह जाएगा इस चीज को, इस फॉर्मूले को रीमान सम बोलते हैं, रीमान सम। और ये एक्चुअली इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है, ये इंटीग्रल की डेफिनेशन है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इसने लिखा नहीं कहीं, हाँ 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 लिखा कहीं नहीं, लेकिन बेसिकली हम ये करते क्यों हैं, हम ये पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये बेसिकली इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है कि इंटीग्रेशन होती है एरिया अंडर कर्व, ठीक है,
एरिया अंडर कर्व कैसे निकलता है, वो रीमान सम से निकलता है। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है। आपने कभी भी इसको यूज करके चीजें कैलकुलेट नहीं करनी, ये आपसे कभी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसके पीछे, इंटीग्रेशन के पीछे है क्या। बिल्कुल समझ नहीं आई तो मिट्टी पाओ फिर। आ गई है थोड़ी थोड़ी। मैं एक दफा रिपीट करता हूँ नहीं नहीं, बस बहुत है। यार, ये फिर कभी नहीं होना, मौका कभी नहीं मिलना। तुम बल्कि तुम रिपीट करो। ये एरिया है? निकालना था, कैसे निकाला? इसको सबसे पहले छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। इक्वल इक्वल साइज की रेक्टेंगल्स में। जी, तो इक्वल साइज की। इक्वल साइज की रेक्टेंगल्स में और एन हिस्सों में, एन पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया हमने, ये बन गया हमारे पास। जी, फिर फिर हमने इसका एरिया निकालना है। एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। फिर हमने लेंथ। किसी एक रेक्टेंगल का हमने एरिया निकालना है, ठीक है। जी वो हम इधर आ गए, इस तस्वीर पे आ गए। जी तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। जी तो इसकी ये जो विड्थ है, ये तो डेल्टा एक्स है, ये तो फिक्स है ना, डेल्टा एक्स है। और हाइट जो है वो एफ ऑफ एक्स है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया निकला एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जी एक रेक्टेंगल। अब ऐसी हजारों रेक्टेंगल्स हैं, एन एन रेक्टेंगल्स हैं ऐसे, जितने में भी हमने डिवाइड किया। तो हम समेशन करते हैं फ्रॉम 1 टू n ऑफ एवरी रेक्टेंगल। हर एक रेक्टेंगल, ये एरिया है ना एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो जी, तमाम एरियाज को हम सम सम कर लिया। कर लिया। और ये आंसर लिमिट में निकालना है, विच मीन्स लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। इनफिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ लिमिट का? इसका मतलब ये है कि जितने छोटे हम रेक्टेंगल एग्जैक्टली बनाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट है। एग्जैक्टली तो आ तो गई समझ, बिल्कुल समझ आ गई। ये एक रेक्टेंगल है, समेशन का मतलब है कि तमाम रेक्टेंगल ऐड करो, और लिमिट का मतलब है कि रेक्टेंगल जितना छोटा होएगा उतना तुम्हारा ये रिजल्ट एक्यूरेट जी निकलेगा, ठीक है। अच्छा, जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे या जो कल चीजें की थी, उनमें कोई मसला तो नहीं है? वो चल रहा है काम? जी, श्योर? मेरा तो हो गया था, बाकियों का पता नहीं मुझे। अभी कोई था ही नहीं, अभी मैंने देखा था तो। अब भी है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन समझ लो आपने इतनी पढ़नी थी यार, इंटीग्रेशन थोड़ी सी और पढ़ लो, कैसे पढ़े हो। हमने इंटीग्रेशन बस डेफिनेट इंटीग्रल की हमने बात की कल, ये एरिया वाली बात आई थी, बस ये मैंने अब करनी है। ठीक है, देखते हैं। अब आपने, आपका जो टॉपिक है मैं खत्म नहीं करूंगा बिल्कुल इसको आज, लेकिन मैं स्टार्ट जरूर करना चाहता हूँ। एरिया अंडर कर्व। अब जरा इसको भूल जाओ, जो भी हमने समेशंस पढ़ी हैं, और जो है अब इसके दरमियान में डेफिनेशन है, इसलिए करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मतलब आपको क्वेश्चंस आने भी इसी तरह से हैं कि फाइंड एरिया अंडर द कर्व y is equal to x square, x is equal to 1, x is equal to 2 and x axis। तो भी आज पहली दफ़ा है, तो ज़रा देख लो कि इसको करते किस तरह से हैं। क्वेश्चन इस तरह के होंगे, फाइंड एरिया अंडर कर्व होएगा, बाउंडेड बाय कर्व होएगा, कुछ समथिंग लाइक दिस, लेकिन एरिया निकालने को आपको कहा जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ चीज़ें दी होंगी। हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है जी। और हम कहते हैं कि हमारे पास कर्व है क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो हमें उम्मीद है कि हमें याद होएगा कि ये एक पैराबोला होता था। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वैसे तो हाँ, मतलब ये याद ही होना चाहिए कि ये तो एक पैराबोला होता था जो इस तरीके से बनता था। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, x इक्वल टू 1 क्या चीज़ है। अगर आपको मैं कहूँ कि एक लाइन बनाओ, एक लाइन ड्रॉ करो, जिस तरह हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला ड्रॉ कर लिया ना, अब x इक्वल टू 1 एक लाइन है, उसकी क्या शेप होएगी, किधर बनेगी? स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल?
वर्टिकल। वर्टिकल लाइन 1 के ऊपर, बिल्कुल। तो ये एक वर्टिकल लाइन होएगी जो 1 के ऊपर बनेगी। अच्छा, इसी तरह से x इक्वल 2 भी जारी बात है, एक वर्टिकल लाइन होएगी जो 2 के ऊपर बनेगी। जी। अब इन चारों चीजों के दरमियान में, यानी कर्व के दरमियान में, एक्स एक्सिस के दरमियान में, इन चारों हिस्सों के दरमियान में एक एरिया बनता है जो ये वाला है। जी। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि पहले तो इसका ग्राफ बनाओ रफ पेपर पे। ग्राफ एग्जाम में नहीं चाहिए, एग्जाम में कोई नहीं कह रहा ग्राफ बनाने को, लेकिन रफ पेपर पे ग्राफ बनाओ और देखो कि ये एरिया निकलता क्या है। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम कहते हैं कि एरिया अंडर कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये एरिया अंडर कर्व हमेशा ये होता है, इट इज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी क्या है? ए टू बी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स है कि कहाँ से कहाँ तक करना है। मुझे एक इंटीग्रल कॉपी करना है, सादा सा इंटीग्रल कॉपी करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि अब हमारा एफ ऑफ एक्स आसान है। हमारा कर्व कौन सा है? कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो कर्व हमारा एक्स स्क्वायर है और उसके बाद आ जाएगा डी एक्स। तो ये तो आसान पार्ट है। लिमिट्स क्या है? हम जा रहे हैं 1 से लेकर 2 तक, तो हमारा आएगा बॉटम लिमिट 1 आएगी, ऊपर वाली लिमिट 2 आएगी। 2। लो जी, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को छोड़ दिया करूँगा। यहाँ से आगे मैं आपको कहूँगा कि इंटीग्रेशन आपको करनी आती है। ठीक है। तो आज कर देता हूँ, लेकिन डेली यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को छोड़ दिया करूँगा। तो ये डंडा लगता है और ये आता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। डंडा आता है और फिर इज इक्वल टू आता है। ठीक है। और फिर वो लिमिट्स भी लिखनी होती थी ना, याद है? जी। कि जब ये हम सॉल्व करते थे तो लिमिट नीचे 1 आ जाती थी और ऊपर 2। 2 आ जाती थी। का सॉल्व कैसे करते थे कि पहले 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो वो हो गया 8/3 माइनस, फिर 1 सब्स्टिट्यूट 1 करते थे बाय तो 3। 1/3। तो आंसर क्या आ गया? 7/3। 3। ये पार्ट मैं क्लास में नहीं किया करूँगा क्योंकि बहुत टाइम ज़ाया होता है। मैं इंटीग्रल तक ला के इसको छोड़ दिया करूँगा और उससे कहूँगा कि आपने आगे सॉल्व कर, ना होए तो मुझसे करवा लेना। एंड पे आंसर क्या आया? एंड पे हमारा आंसर आया कि इसका एरिया क्या है? इसका एरिया है 7/3 यूनिट्स। हम पढ़ रहे हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व कैसे निकलता है कि आप सिंपली इंटीग्रेट करते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ए से लेकर बी तक। अच्छा, अब जरा ये काम खुद करो। तो क्वेश्चन ये है कि ये 3 क्वेश्चन है, पता नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन। अब ये 3 पार्ट होंगे इसके। पहला ये है y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सेस। दूसरा होएगा यही y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 एंड x एक्सेस। और तीसरा होएगा सेम y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सेस। ये 3 अलग-अलग क्वेश्चंस हैं, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करना है इनको। मैंने आसान इसलिए रखा है कि मैंने सबके अंदर कर्व एक ही रखा है। सबसे पहले तो ये करो कि एक फिगर बनाओ अपने पास कागज पे और उसमें कुछ एरिया हाईलाइट करो। पहले तो इतना करो ना कि आपको जो पहला एरिया, सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है कि जो आपको पहला एरिया नजर आ रहा है वो नजर आ क्या रहा है। सर ये y इज इक्वल टू x है, तो इसमें तो कोई डायग्राम होगी नहीं, बस 2 सीधी सीधी लाइंस होंगी। नहीं एक 0 पे आएगी तो नहीं नहीं नहीं, y इक्वल टू एक्स बजाते खुद एक
ग्राफ है ना y इक्वल टू एक्स, वो क्या है? ये y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 2 नहीं है। y इक्वल टू y इक्वल टू एक्स सोचो ये कैसे बनता है? एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये y इक्वल टू एक्स है। भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होता है ना, अच्छा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। आगे अच्छा, है। अब इसके बाद तुम्हारी बात ठीक है कि x इक्वल टू 0 जो है ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है, मतलब y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, मतलब ये वाली लाइन। तो इसका तो कुछ नहीं बनाना, हमने सिर्फ बनाना है x इक्वल टू 2, वो यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा जी, ये और ये हो जाएगा। ट्रायंगल बन गया है। और ये एक ट्रायंगल बन गया है, तो आप इसको चाहे ट्रायंगल के तरीके से फाइंड कर लो चाहे इंटीग्रल के तरीके से फाइंड कर लो। मेरा ख्याल इंटीग्रल से करो तो बेहतर है। ठीक है। जो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जरा निकालना क्या आता है इसका आंसर। अच्छा, 2 आंसर आएगा। हाँ 2 आता है मेरा ख्याल है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रल लिया है? 0 से लेकर 0 से लेके 2 तक। 2 तक, और इंटीग्रल था किसका? खाली x का dx। एक्स डी एक्स। तो बिल्कुल इसका आंसर 2 आता है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तस्वीर पे मैं अगर करूँ, मैं जरा इसको छोड़ देता हूँ, इसी तस्वीर पे करता हूँ y इक्वल टू एक्स, तो यही लाइन है ना, जी। लेकिन x इक्वल टू -2 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। जी, x इज इक्वल टू -2, वो उल्टी हो गई है। तो अब ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, जी, लेकिन जल्दी ना करना, जरा इसका भी इंटीग्रल निकालो क्या आंसर आता है। इसका -2 आंसर आएगा। कैसे पता है? बिल्कुल नहीं, -2 आएगा, कैसे? वो जब पुट करेंगे तो पहली वैल्यू तो हो जाएगी ना 0, हाँ, और जो यानी दूसरी वैल्यू होगी उसमें -2। बस आंसर तुम्हारा 2 बिल्कुल ठीक आएगा। है, बात नहीं -2 ही आएगा। -2। एक मिनट। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। तो जरा इंटीग्रल की लिमिट्स बताओ क्या आएंगी। -2 से 0। -2 से 0, बिल्कुल। तो ये हो गया -2 और ये हो गया 0। 0। हमेशा ऐसे ही होता है कि पहले नीचे लोअर लिमिट कम होती है, अपर लिमिट ज्यादा होती है। ठीक है, जी, तो ये आएगा x dx। ठीक है, और इसका आंसर जब कैलकुलेट करोगे कागज पे तो बाकी -2 आएगा। 2 आएगा। यहाँ से एक बात सीखो, सीखो ये कि एरिया, हम एरिया निकाल रहे हैं ना। ठीक है, जी। तो रिमेंबर दैट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तुम नेगेटिव। कभी ये नहीं कहते कि -5 मरले का प्लॉट है, तुम कहते हो 5 मरले का प्लॉट है लेकिन पीछे है। तो बजाते खुद एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं नहीं हो होता। सकता। क्या ख्याल है? तो अगर एरिया नेगेटिव आ रहा है, आप इंटीग्रेशन करते हो और एरिया नेगेटिव आ रहा है, इफ इंटीग्रल प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव वैल्यू, this shows that area is below x axis। देखिए समझ बात की। जी। अगर इंटीग्रल आपको पॉजिटिव आंसर देता है तो ये एरिया x एक्सिस के ऊपर होता है, और अगर इंटीग्रल नेगेटिव आंसर देता है तो ये एरिया x एक्सिस नीचे के होगा। नीचे होता है। ये अब इंटीग्रल का आप कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसे ही चलता है। सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो आखिरी पार्ट है। आखिरी पार्ट ये कहता है, जरा कैलकुलेट करो जरा इसका एरिया क्या आता है आखिरी पार्ट। -2 से 2। तो तस्वीर बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, ये -2 से 2 तक जा रहा है, यानी यहाँ से -2 से लेके 2 तक जा रहा है। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अजीब सा काम होएगा, जरा करो। 0। एग्जैक्टली 0।
अब ये क्या हो गया, एरिया 0 तो नहीं है, मैंने तो एरिया आपको कागज पे बना के दिखाया, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो 0 कैसे हो गया? क्योंकि इंटीग्रल की मदद से जब आप कैलकुलेट करते हो -2 से लेके 2 तक, तो इंटीग्रल जो मतलब इंटीग्रल को नहीं पता कि एरिया नीचे है या ऊपर है, इंटीग्रल सिंपली सॉल्व करता है और आंसर देता है 0। हालांकि हमें नजर आ रहा है कि 0 तो नहीं है एरिया, यार एरिया तो काफी ज्यादा है। तो जी ये क्वेश्चंस करते वक्त, जो एरिया अंडर कर्व पे क्वेश्चंस हैं, ये करते वक्त आपको फिगर बनानी है, फिगर बना के आपको हिसाब लगाना है कि ऊपर कौन सा एरिया है और नीचे कौन सा एरिया है। ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर आंसर बताना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली द एरिया इज नॉट 0 हेयर। ठीक है, तो हम एक टोटल एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल एरिया हम कहेंगे कि इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पहला एरिया प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दूसरा एरिया। क्या समझे? यानी 2 + 2 इज इक्वल टू 4। बस मैंने यही सिर्फ आज बात करनी थी, दोबारा सुनना। ये मेरा 2 मरले का प्लॉट है, ये वाला ऊपर वाला, और ये हमने कैलकुलेट किया है तो ये वाकई 2 मरले का प्लॉट है। ये भी मेरा 2 मरले का प्लॉट है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, ये है तो ये भी 2 मरले का, लेकिन ये एक्स एक्सिस के नीचे है। अब अगर मैं आंखें बंद करके यहां से यहां तक इंटीग्रल सॉल्व कर दूं तो वो मुझे आंसर 0 देगा, जो गलत है, क्योंकि मेरे पास टोटल 4 मरले जमीन है। हाँ, 2 मरले ऊपर है, 2 मरले नीचे है, लेकिन टोटल 4 मरले है। तो आपको जब भी इस किस्म के क्वेश्चंस आए, आप फिगर ड्रॉ करोगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद आप हिसाब लगाओगे कि ऊपर वाला एरिया कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे। इसको अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, और एंड पे दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड करोगे। ये वाला काम नहीं करना, ये वाला काम करोगे तो आंसर्स गलत होंगे। ठीक है, मैं रुकूंगा यहाँ पे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोशिश करना कि ये कल करके आना। समझ आती है बात की? सर जी, आपकी आधी से ज़्यादा आवाज़ कट के आई है और कुछ समझ नहीं है। कहाँ से कटी है, कहाँ तक? हाँ, ये जो आपने क्रॉस लगाया है, ये यहाँ पे तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ अच्छा रही थी। अच्छा, दोबारा सुनो। फिर मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज इक्वल टू, नहीं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3 एंड x। ये क्वेश्चन है जो आपने करना है। मैं कहना ही चाह रहा था कि हम जरा तीसरा पार्ट पढ़ें। समझो पहले दो नहीं है, तीसरे पार्ट में ये लिखा हुआ है कि -2 से 2 तक जाना है। तो हमने फिगर ड्रॉ कर दी, फिगर ड्रॉ करने के बाद हमने ये एरिया हाईलाइट कर दिया। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरीके से कैलकुलेट करने बैठ गया कि वो डायरेक्टली -2 से 2 कैलकुलेट करेगा, तो उसका आंसर 0 आएगा, जो गलत है। हमें नजर आ रहा है कि एरिया यहाँ पे भी है, एरिया यहाँ पे भी है। इन क्वेश्चंस को करना इस तरीके से है कि पहले फिगर ड्रॉ करो, फिर हिसाब लगाओ कि ऊपर वाला एरिया कौन सा है और नीचे वाला कौन सा है, इसको अलहदा सॉल्व करो इस तरह से, और नीचे वाले को अलहदा सॉल्व करो इस तरह से, और फिर दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड करो और कहो कि एंड पे आंसर 4 आता है। ये खत्म नहीं हुआ अभी, इसमें काफी कुछ और है, तो ये नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से शुरू करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम है कब? कल ही है। जी हाँ, तो मैं कल एग्जैक्टली यहीं से शुरू करूंगा। कोशिश करना ये क्वेश्चन जो दिया ना, ये कर लेना, ठीक चाहे है। गलत हो चाहे सही हो।